जय हिंद छात्रों। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए वोकेशनल कोर्स के रूप में जिन्होंने हिंदी का चयन किया है, आज हम लेक्चर उन्हीं के लिए लेके आए हैं। आप फर्स्ट यूनिट में देखेंगे कि इसमें आपको नाटक, कहानी इत्यादि कैसे लिखी जाती है, व्यंग्य विधा इत्यादि कैसे लिखी जाती है, इस पे प्रकाश डाला गया है। बच्चों, आपका ये जो पेपर है सृजनात्मक एवं माध्यम लेखन, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको रोज़गार परक बनाने के लिए, आप जब बीए की डिग्री लेने के बाद जब आप समाज में जाएंगे तो इस डिग्री के माध्यम से आप समाज में जीविकोपार्जन कैसे कर सकते हैं। साहित्य जब आप पढ़ रहे हैं तो साहित्य को लिखने की कला भी आप किस प्रकार से अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, यह प्रश्न उसी पे आधारित है। तो इसकी जो पहली यूनिट है, इसमें ये दिखाया जाएगा कि आप कविता पे केंद्रित है कि आप किस प्रकार से कविता कर सकते हैं, कविता के मूल तत्व क्या होते हैं, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है जिससे आप एक अच्छी कविता लिख सकते हैं। एक मैं गीत सुनाने जा रही हूँ आपको, आप गीत कहें या राइम कहें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाकी तो आप जानते ही हैं। तो मैंने जब ये पंक्तियाँ सुनाई तो आप अपने बचपन में चले गए होंगे, बहुत समय पीछे चले गए होंगे, आपकी सुखद स्मृतियाँ जाग गई होंगी। ये कविता कितनी पुरानी है, मैंने भी अपने बचपन में इसे सुना था। आपने भी अपने बचपन में जब आप स्कूल गए होंगे तब आपने ये सीखा था। आगे आने वाली जो नई पीढ़ी है वह भी इससे सीख रही है। तो ऐसी कविता में ऐसा कौन सा तत्व है जो आपको आपके पारिवारिक माहौल से बाहर निकाल के, जब आप बाहरी संसार से जुड़ते हैं तो उससे जुड़ने का एक माध्यम बनती है, उस संसार को जानने का माध्यम बनती है। तो कविता में कुछ ना कुछ तो विशेषताएं अवश्य हैं। अब ये समझते हैं कि कविता है क्या, कविता में ऐसी कौन सी अबूझ पहेली है जिसे हम अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। कविता करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं लेकिन स्वयं कविता नहीं कर पाते हैं। आपकी क्लास में आप अपने आसपास कहीं देखें तो आपको एक आध लोग मिलेंगे जो कविता कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि भाई यह प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है, उनमें है। और हमारा समाज ये मानता है कि कविता लिखना व्यक्ति का जन्मजात गुण है, उसके अंदर ये प्रतिभा स्वयं उत्पन्न होती है। ये भारतीय समाज की सोच है, लेकिन बच्चों पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में आप जाएंगे तो वहाँ पे कविता लिखना सिखाया जाता है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से आप संगीत को सीख सकते हैं, नृत्य को सीख सकते हैं, वास्तुकला को सीख सकते हैं, तो आप कविता लिखना क्यों नहीं सीख सकते। उसी परिपाटी को, उसी विधा को आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि यदि हम चाहें कविता लिखना तो कैसे सीख सकते हैं, कैसे कविता को कर सकते हैं। मान लीजिए आज के लेक्चर को सुनने के बाद आप कविता करना आरंभ करते हैं, मान लीजिए आप कविता ना कर पाएँ, एक अच्छी कविता ना लिख पाएँ, लेकिन इतनी गारंटी तो अवश्य हो जाएगी कि आप एक सहृदय पाठक अवश्य बन जाएंगे। कविता को आप समझने लग जाएंगे, कविता की गहराइयों को समझने लग जाएंगे, उसके उद्देश्यों को समझने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कविता आखिर होती क्या है। कविता बच्चों, उसका कविता का जो मूल तत्व है वह है संवेदना। संवेदना का मतलब होता है, आप कह सकते हैं अनुभूतियाँ, जो आप किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं उसी की अभिव्यक्ति क्या है, कविता। लेकिन यह अनुभूतियाँ, जब आपकी स्व की अनुभूतियाँ बाहर प्रकट होके संसार के अनुभूतियों से एकाकार होती हैं, उससे मिल जाती हैं, तो वह एक सर्वश्रेष्ठ कविता कहलाती है। और इसी सर्वश्रेष्ठ कविता के माध्यम से व्यक्ति एक सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाता है। तो कविता क्या है, आपकी आंतरिक अनुभूतियों का बाह्य जगत से तादात्म्य स्थापित करती है। तो कविता आपने समझा कि कविता में मुख्य रूप से होता क्या है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी कविता को लिख सकते हैं। आज कविता किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके मुख्य घटक क्या हैं, पहला स्टेप क्या होगा, पहला चरण क्या है जिससे हम कविता करना सीख सकते हैं।
पहला जो उसका चरण है बच्चों, वह है शब्द। आप शब्दों के समीप जाइए, शब्दों से आप खेलिए। और आप सभी को याद होगा, आप बचपन में शब्दों से खेले हैं। उदाहरण दूँ, जैसे लड़कियां खेलती हैं, आप थोड़ा सा हंसेंगे कि आम ले लो शेलो साली, कच्चा धागा लेट लगा ली, एक पत्ता टूटा हिरन का बच्चा। न जाने इसको आगे बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाता है। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिए ने क्या किया, 2 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे थे? ये आप बचपन में शब्दों से खेल रहे थे। शब्दों के निकट जाना, कविता के सबसे पहला चरण, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? शब्दों का से खेलना, और शब्दों को खेलते खेलते एक लय का निर्माण करना। और यही लय, यही शब्द आपको कविता के अथाह सागर की ओर, अंदर की ओर खींचते हैं। शब्दों से खेलना, तो सबसे पहले कविता करने के लिए क्या चरण होगा? शब्दों से खेलना। शब्दों से खेलते खेलते आप शब्दों से लय बनाना प्रारंभ करते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न करना आरंभ करते हैं, ध्वनियों का मिलान करना आरंभ करते हैं, एक प्रकार से लय बनाते हैं। अब जब शब्दों से लय बनाना आपको आ गया, फिर आप शब्दों के में निहित अर्थ की ओर जाते हैं कि आपके हृदय में जो भाव हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग सटीक है या उपयोगी है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने धूमिल की मोचीराम कविता की कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। इस कविता में जो चोट शब्द है, क्या कि चोट जब पेशे पर पड़ती है, तो इसका अर्थ निकलता है कि जब लोग उसके मोची के कृत्य को जब उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, तो उसके हृदय में कहीं न कहीं दुख उत्पन्न होता है। और जब चोट उसके पेशे पे पड़ती है, तो दूसरा अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि उसकी जो मेहताना है, उसको उचित मेहताना जब नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वह टीस भी उसके हृदय में उठती है। तो चोट शब्द का जो प्रयोग किया है धूमिल ने, वो बड़ा ही सटीक है। अब मान लीजिए इस कविता में जो इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, चोट शब्द को हटाकर यदि मैं मार शब्द रख दूँ, मार जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। अब यहीं पे चोट शब्द देखिए और मार शब्द देखिए, दोनों के शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग व्यंजित हो रहा है। मार शब्द मोची की उस व्यथा को व्यंजित नहीं कर पा रहा है जो चोट है। तो क्या हुआ, जब आप शब्दों से खेलते हैं तो उन शब्दों में निहित अर्थ को पहचानते हैं और उसी अर्थ के अनुसार किस प्रकार से भावों को व्यक्त करना है, उसी भावों के अनुसार आप शब्दों का चयन करते हैं। ठीक, तो शब्द ऐसे जिनमें अर्थ निहित हो, जो आपके भावों को व्यक्त कर सके। अगला चरण आता है बिंब और छंद का। बिंब, ज़्यादा मत घबराइए, बिंब का मतलब होता है चित्र प्रस्तुत करना। कविता कौन सी विधा है? कविता वह विधा है जो हमारे हृदय में निहित भाव जो हैं, उन भावों का चित्र प्रस्तुत करती है। और चित्र कैसे प्रस्तुत करती है? शब्दों के माध्यम से। हम क्या करते हैं बच्चों, मनुष्य जो है हर दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं उनका अनुभव कैसे करती है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से करती है। और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करती है वो उसके हृदय में निहित हो जाती है। मान लीजिए आपने एक प्रकृति का बहुत सुंदर स्वरूप देखा, तो हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। यह चित्र आपने किससे देखा? आँखों से देखा। जब कवि को यह दृश्य प्रभावित करता है तो वह शब्दों के माध्यम से उसके हृदय में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न हुई थी, उसी आनंद की अनुभूति वह पाठकों में उत्पन्न कर सकी, इसके लिए वह शब्दों का प्रयोग करता है और उस देखे गए चित्र को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो कविता का एक मुख्य जो गुण है वो क्या है? बिंब का प्रस्तुत करना या चित्र का प्रस्तुत करना। और चित्र आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? अपनी भाषा के माध्यम से। जैसे कि कविता आपने पढ़ रखी होगी, बीती विभावरी जागरी,
अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये क्या है? ये प्रकृति का चित्र उत्पन्न किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, और इन शब्दों के माध्यम से आप एक चित्र का अनुभव कर रहे हैं। एक कविता के लिए यह भी विशेषता कही जाती है कि कविता क्या है? कविता हमारी इंद्रियों को अपने वश में करती है, उन पे नियंत्रण करती है, उनको अनुभव प्रदान करती है। तो कविता करने के लिए आपको बिंब उपस्थित करना, शब्दों के माध्यम से बिंब उपस्थित करना, एक चित्र उपस्थित करना परम आवश्यक है। अब अगली बात आती है छंद की। छंदों का ज्ञान होना भी आवश्यक है एक कवि के लिए या कविता करने के लिए। अब आप कहेंगे मैडम आजकल तो जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो छंद मुक्त हैं, जैसे निराला की कविताएं थी। लेकिन जहाँ आप छंदों से अलग बिना छंदों की कविताएं देखेंगे, वे कविताएं भी कहीं ना कहीं लय में बंधी हुई। कोई भी कविता आपको जो पसंद हो आप एक बार दोहरा के देख लीजिए। जो छंद मुक्त कविताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं लय में बंधी हुई, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई तारतम्य है, वो भी शब्दों के अनुशासन में ढल कर आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो कविता करने के लिए जो मुख्य चरण है उसमें है शब्द है, लय है, अर्थ है, बिंब है और छंद है। छंद मतलब लय एक होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण तत्व है परिवेश। परिवेश का ध्यान भी कविता करते समय अवश्य रखना चाहिए। वो कैसे? अब आप कविता मान लीजिए, आप किसी गांव की कविता को अपनी कविता में व्यक्त करें, किसी गांव के विषय को अपनी कविता में लिया है। अब गांव का रहन सहन, खान पान, बोल चाल को दर्शाने के लिए आपको देशज शब्दों का, तद्भव शब्दों का प्रयोग करना अपनी कविताओं में आवश्यक हो जाएगा। या आप पौराणिक कथाओं का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप तत्सम शब्दावली का प्रयोग करेंगे। तो जिस प्रकार का परिवेश आपकी कविताओं का होगा, आप उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करेंगे और उन शब्दों के माध्यम से परिवेश को चित्रित या जीवंत करने का प्रयास भी कविता में किया जाएगा। तो कविता करने के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना हो कि आप शब्द कौन से ले रहे हैं, किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, उसमें लय है कि नहीं, शब्दों का अनुशासन अर्थात छंद है कि नहीं, बिंब प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं, हर शब्द का अपना अर्थ क्या निकल रहा है, और यह जो भाषा है वह शब्दों को, परिवेश को प्रस्तुत कर रही है अथवा नहीं। तो इस क्रम को आप यदि निभाएंगे, देखेंगे, तो उसके माध्यम से आप कविता करने के चरण में आगे बढ़ेंगे। लेकिन 100 बात की एक बात है बच्चों कि आप किसी भी घटना को देख रहे हैं तो उस घटना से आप कितना प्रभावित हुए, उस घटना को आपने किस दृष्टि से देखा, वह दृष्टि भी बहुत आवश्यक है। और वही दृष्टि आपकी नवीन दृष्टि कहलाएगी। आपने उसको किस ढंग से देखा। निराला की वह तोड़ती पत्थर आपने कविता देखा है, सामान्य सी घटना, हजारों लाखों लोगों ने इस घटना को देखा होगा, लेकिन उस घटना को देखने की जो नवीन दृष्टि निराला में आई थी वह अन्य कवि या अन्य सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाया, और उनकी यह रचना कालजयी होगी। उनकी सरोज स्मृति को देख लीजिए, उनकी आत्मानुभूति को उन्होंने सांसारिक अनुभूति में इस प्रकार से तिरोहित कर दिया कि उनकी वह रचना आज अमर हो गई है। तो अनुभूतियों को अनुभव करना, उस नवीन दृष्टि को देखना, इसे ही भारतीय चिंतकों ने प्रतिभा कहा है। और एक कवि में प्रतिभा होना परम आवश्यक है। बिना प्रतिभा के एक उच्च स्तरीय कविता लिखना या नवीन कविता लिखना या भावमयी कविता लिखना असंभव है। प्रतिभा के साथ ही साथ व्यक्ति को परिश्रम या जिसे आप कहते हैं परिश्रम, या जिसे आप कहते हैं ये अभ्यास के माध्यम से भी आप अपनी कविता को निखार सकते हैं। तो आपने देखा इन चरणों के माध्यम से कविता लिखना आवश्यक है या सरल बन जाता है, और आप कविता की जो विस्तृत संसार है उसको समझने लग जाते हैं कि कैसी भाषा है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, किस प्रकार से चित्र प्रस्तुत हो रहा है, किस प्रकार से परिवेश प्रस्तुत हो रहा है। आपको कविताओं में रुचि होने लगती है और ये कविताएं आपके मन मस्तिष्क में
छा जाती हैं और बाद में भी आप इन कविताओं का चिंतन मनन और गुनगुनाते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। और कविता के कुछ मुख्य घटक हैं। कोई भी कविता किसी न किसी भाषा में रची जाती है, इसीलिए उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि कविता करने के लिए क्या आवश्यक है? भाषा का ज्ञान आवश्यक है। दूसरा, ये भाषा कैसे बनती है? भाषा शब्दों से बनती है और शब्दों में एक विन्यास होता है जिसे कि हम वाक्य कहते हैं। भाषा प्रचलित और सहज हो, पर संरचना ऐसी हो कि पाठक को नहीं लगे। देखिए, इसमें एक प्रमुख बात कही गई है कि कवि कविता में जिस भी भाषा का प्रयोग करे वह सरल, सहज, बोधगम्य हो। बोधगम्य मतलब पाठक को आसानी से समझ में आ सके। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो कि पाठक को भाव समझने में दिक्कत उत्पन्न करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का जो खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं, जो उन्हें शैली कहा जाता है। इसीलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी एक कवि को होना आवश्यक है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए ज़रूरी है, अर्थात छंदों का ज्ञान होना किसी भी कवि के लिए बहुत आवश्यक है। तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है, अर्थात कविता दो प्रकार की होती है, एक छंदबद्ध जो छंद में बंधी हुई होती है और दूसरी मुक्त छंद की। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी उसका ज्ञान आवश्यक है। कविता में समय विशेष की जो कविता होती है वह समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों अर्थात विशेषताओं की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कि आप किस समय की कविता लिख रहे हैं उस समय का ज्ञान भी आपको होना आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या शब्द दोष वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। तो भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा ही आवश्यक हो, ये भी नहीं है, कभी कभी तो खाली छोड़ देगा तो भी आप भावों को समझ सकते हैं। तो ये थे कविता के कुछ मुख्य घटक, जिसमें कहा गया भाषा का ज्ञान, परिवेश का ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान, छंदों का ज्ञान और समय या परिवेश का ज्ञान होना भी एक कवि के लिए आवश्यक है। इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है कि एक कवि होने के लिए सबसे ज़रूरी कौन से तत्व है? प्रतिभा। फिर ये प्रतिभा कैसे निखरती है? अभ्यास और परिश्रम के माध्यम से यह काव्य करने की प्रतिभा और भी निखरती है। आशा करती हूँ कविता किस प्रकार लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इकाई 1 की का पहला शीर्षक मैंने लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।